वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे नितिन सिंघानिया जो बुक है उसमें जो इन्फ्लेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो आज पूरी तरीके से देखेंगे हम कि किस तरीके से नितिन सिंघानिया ने वो प्रेजेंट किया है और साथ साथ में पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नज़र मारते हैं जो इन्फ्लेशन है, कौन कौन से टॉपिक्स इसने दिए हैं। ये आप देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन है। दूसरा है इन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इसने दिए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है, इम्पैक्ट्स, मेजर्स टू चक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, सिक्यूफ्लेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। ट्रेंड्स, रिसेंट ट्रेंड्स जो इन्फ्लेशन के रिलेटेड हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये पहला पेज है इस चैप्टर का। थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। सबसे पहले इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ये तो पता ही होगा, यहाँ से यहाँ तक एक डेफिनेशन दी है इन्होंने। जनरल राइज इन प्राइस ऑफ एवरेज, यहाँ पर है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल द, जो इंक्रीज होता है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हम कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल, जब भी बाजार में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन बीच में कौन सी रिलेशन है, क्या होता है। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे कौन सा असर पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में हमेशा से ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मीन्स जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाती है, नीचे की तरफ आती हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे की तरफ आती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी कि मार्केट में जो प्राइस है, बाजार में जो प्राइस है वो अच्छा होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो जो भी फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता है उस चीज़ से। जब उनको फ़ायदा मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करते हैं, क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाते हैं, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ओके। और इसी का उल्टा होता है, जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं है अब, तो इसका उल्टा हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपको यहाँ से मिलेगा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस टेबल में। और यहाँ पर आपको पता ही होगा, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू प्राइस इंडेक्सेस होते हैं जैसे WPI, CPI वगैरह। और इसने क्या दिया है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर है। जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत सारे इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो होती है जैसे 2 to 3% इंक्रीज प्राइस होगा, उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कि बहुत ही कम इन्फ्लेशन, छोटी छोटी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और भी यहाँ पर आपको ये बुक्स 2 to 3 दिखाती हैं और बहुत सारे बुक्स में इसको फ़र्क है, हर एक बुक थोड़ा थोड़ा इसकी जो रेटिंग है थोड़ा थोड़ा अलग होती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन है 3 to 9%, ऑलमोस्ट 3 to 10% है यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन वो है यहाँ पर 20%, 10 to 50% इसने दिया है, बट बहुत सारी बुक्स थोड़ा सा डिफरेंट देती है इसको। इसने दिया है 10 to 50%, और जो बाकी बुक्स हैं वो देती हैं अप टू 20%। इसमें फ़र्क है, आप खुद देख सकते हो। इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जब मार्केट में, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन होती है उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मोनी इंक्रीज होगी। जिस तरह से आपको वो सिचुएशन पता ही होगा वेनेजुला की। वेनेजुला में अब जो सिचुएशन है वहाँ पर करेंसी बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई थी। अब ये जो वेनेजुला क्राइसिस है, अगर हमने सुना होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रुपी, जो वहाँ रुपी तो वहाँ नहीं है, सॉरी, वहाँ पर जो करेंसी है वो है बोलीवार, BOLIVA, और बोलीवर वहाँ की करेंसी है। तो दैट इज़, यहाँ पर भी नितिन सिंघानिया ने वही कुछ थोड़ी रेफरेंस दी है, आप पढ़ सकते हो। जब 50% से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, दुगना, टू मच मनी चेंज टू फ्यू गुड्स का सिचुएशन आती है। नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर मिलेगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज। तो बहुत सारे कॉजेज हैं इन्फ्लेशन की। तो यहाँ पर डिमांडफुल इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसने दी है, और भी नेक्स्ट पेज पे बहुत सारे हैं। डिमांडफुल इन्फ्लेशन उसको कहते हैं जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज हो जाएगी, ऑन द बेस ऑफ दैट जो इन्फ्लेशन होती है उसको कहते हैं डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। यानी कि डिमांड इंक्रीज होने से मार्केट, ये अगर हम यहाँ पर मार्केट लेंगे, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो गई ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, या
कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, डिफेंस पे कर रहा है, या किसी भी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, ज़्यादा अगर कर रहा है या लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो तो डिमांड करेंगे फिर ज़्यादा, तो ऑन द बेस ऑफ उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यही है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होते हैं जब जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिससे प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली उससे भी इन्फ्लेशन हो जाती है। सीधी सी बात है। इसी तरह यहाँ पर पढ़ सकते हो कि ऑयल शॉक्स कब कब आए हैं। यहाँ पर नितिन सिंघानिया ने थोड़ी सी रेफरेंस दी। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अगर हो जाएंगे उस तरीके, उससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। मैं वही जाता हूँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है इसने, इम्पोर्ट्स, इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस, हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट्स, इससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। नेक्स्ट की तरह जाते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो लॉन्ग टर्म तक रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। यहाँ पर इसने बोटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हालांकि बोटल नेक थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसने कहा है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, बट बोटल नेक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन। यहाँ पर नितिन सिंघानिया ने कहा है कि नितिन सिंघानिया क्या इतने ही मेथड्स हैं। एक तो सीपीआई से मेजर करते हैं, और दूसरा जो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है, और जीडीपी डिफ्लेटर से, इन चीज़ों से हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। सबसे पहले इसने दिया है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है जब होलसेल मार्केट्स पे हम ऑन द बेस ऑफ मंथली अब करते हैं, ऑन द बेस ऑफ दैट हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो तीन चीज़ें होते हैं। एक तो होते हैं मैन्युफैक्चर से जब प्रोडक्ट निकलता है तो वो जाता है होलसेल में, होलसेल में जब प्रोडक्ट निकलता है वो जाता है फिर रिटेलर के पास। ओके, लेकिन हम यहाँ पर जब डब्ल्यूपीआई है इसमें हम होलसेल लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं प्रोडक्ट्स को बिफोर टैक्स। अभी तक इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। होलसेल कब कब यहाँ पर इसने दिया है, उससे कब फर्स्ट टाइम किया गया था। होलसेल डब्ल्यूपीआई वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1942। दिस इज ग्रेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कब किया गया था। और अभी जो करंटली है डब्ल्यूपीआई में टोटल हम 697 आइटम्स होते हैं, यानी कि कमोडिटीज होते हैं। मतलब डेट हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है, ये तो पता ही आपको, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। डब्ल्यूपीआई में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि होलसेल लेवल पे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। नीचे जाएंगे तो व्हाट इज द बेस ईयर। बेस ईयर तो पता ही आपको, वो ईयर होता है जो नॉर्मल ईयर होता है, उसी को बेस ईयर चुनते हैं। देखो जो करंट बेस ईयर है, याद रखना जो करंट बेस ईयर है डब्ल्यूपीआई का वो है 2011-2012। और जो अर्लियर बेस ईयर था वो था 2004-2005 बेस ईयर। ये यहाँ तक नितिन सिंघानिया ने दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट डब्ल्यूपीआई टेबल यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रोडक्ट को हम कितनी वेटेज देते हैं। जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स को, सीरियल्स, फ्रूट्स वगैरह, इसको हम करंटली आज का जो 2011-12 में है 22.6 वेटेज देते हैं। ये तो ओल्ड है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अब नहीं पूछते हैं, आपको ये इस पर फोकस करना है। तो इसी तरह फ्यूल एंड पावर को कितना वेटेज मिलती है, 13% मिलती है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कितनी वेटेज मिलती है, 64% आपको याद रखना है, 64% अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। नेक्स्ट की तरह जाते हैं। यहाँ पर हाँ ये आपको याद रखना है, ये वाला यहाँ पर फूड डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया है डब्ल्यूपीआई फूड का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नितिन सिंघानिया साहब ने क्या लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या डब्ल्यूपीआई, अब सीपीआई है ये वाला, सॉरी दिस वन, अब ये पढ़ेंगे अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पता ही होगा, रिटेल लेवल पे मेजर करते हैं हम। रिटेल लेवल जो होते हैं, रिटेल लेवल यानी कि कंज्यूमर जब बाई करते हैं, ऑन द बेस ऑफ दैट इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो डब्ल्यूपीआई था जो हमने पीछे पढ़ा था, उसमें सिर्फ गुड्स लेते हैं हम, उसमें सर्विसेज नहीं लेते हम। लेकिन इस वक्त इसमें हम सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं, किसमें, सीपीआई में सर्विसेज भी होते हैं और गुड्स भी होते हैं, दोनों यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पर जो इट रिफ्लेक्ट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द टू कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर, यहाँ पर तो आपको क्या याद रखना है अब। नेक्स्ट यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस चीज़ को नहीं, सीपीआई के बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज भी हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई कंबाइनड जो होती हैं रूरल पॉलिसी। कब यहाँ पर बेस ईयर लिखा गया है, किस चीज़ का क्या क्या बेस ईयर है।
अब आपको याद रखना है कि सीपीआई जो इंडस्ट्रियल लेबर का तो आपको पता ही होगा, सीपीआई जो कंबाइनड है उसका बेस ईयर याद रखना है 2012 है। और ये जो मेजर करता है सीपीआई कंबाइनड अर्बन प्लस ये मेजर करता है सीएसओ, आजकल इसे एनएसओ कहते हैं, एनएसओ। तो जो बाकी तीन हुए अबो दो, ये जो ये इतने हैं ये वाले, इनको मेजर करता है लेबर ब्यूरो कंबाइंड बाय लेबर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये होता है। नेक्स्ट, और अगर जनरली यहाँ पर आपको एमसीक्यू आए कि सीपीआई कौन सा मेजर करता है, इसको करता है एनएसओ। ओके, डब्ल्यूपीआई कौन सा मेजर करता है? डब्ल्यूपीआई तो पता नहीं आपको। तो यहाँ पर तो सीपीआई का जो यहाँ पर टेबल है, ये आप देख सकते हो, सीपीआई का जो टेबल है, वेटेज टेबल है, किस चीज़ का कितना कितना वेटेज है ये आप देख सकते हो। फ्यूल का कितना, हाउसिंग का कितना है, क्लोथिंग का कितना है, ये आपको याद भी ज़्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको याद रखना है, जीडीपी डिफ्लेटर होता है जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये आपको फॉर्मूला ये आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बाकी तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, नितिन सिंघानिया ने कुछ खास नहीं लिखा, अगर लिखा है तो आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट उठा के। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई और डब्ल्यूपीआई ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पीपीआई डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ फर्क ये है कि पीपीआई में हम सर्विसेज भी इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पीपीआई और ये जो 2014 में गुलदार कमेटी बिठाई गई है, ये कब बिठाई गई, क्या बिठाई गई थी, इसमें कभी कभी पूछ सकते हैं, बाकी कोई खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट का जो पहला ही है यहाँ पर जो बॉक्स में दिया गया हमें, वो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, फूड प्लस एनर्जी, ये आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी नहीं होते हैं इंक्लूड, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि फूड एंड एनर्जी वोलेटाइल होते हैं। पेट्रोल का दाम देखो कभी ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो दीज आर कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। थोड़ा और नीचे जाएंगे और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इन्फ्लेशन के बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं। अब यहाँ पर इस बुक में भी जो नितिन सिंघानिया, इसमें भी कुछ ही टाइप्स दिए गए हैं, बाकी जो भी टाइप्स हैं आप सेपरेटली पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं, 10-20 टाइप्स हैं। और काजेज ऑफ इन्फ्लेशन जो है आपने पढ़े होंगे कि काजेज ऑफ इन्फ्लेशन या तो डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगा, या फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई साइड शॉक आएगा तो उस तरीके से इन्फ्लेशन आएगा। ये दो काजेज हैं, कुछ खास नहीं दिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, आई थिंक सो आप भी बोर हो जाएंगे फिर। तो यहाँ के बाद यानी कि इफेक्ट जो है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा और दूसरे पार्ट में इसका अच्छे से रिव्यू करूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं छोटे से बताऊंगा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पे लेंडर पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड होल्डर पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, फिक्स्ड ग्रुप पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है। लेंडर पे जो लेंडर होता है, और मैं लेंडर हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूंगा मैं लेंडर हूँ, और जो लेगा वो बोरोवर है। लेंडर जो होता है ये खसारे में होता है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी 1000 रुपया देता हूँ, अब 2 साल बाद ये वापस देंगे मुझे, तो उस 2 साल बाद 2 साल तक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुई होगी, तो 2 साल में के बाद तो 1000 रुपये का वैल्यू भी डिक्रीज हुआ होगा। तो दैट मीन्स जो लेंडर होता है उसको इन्फ्लेशन से बहुत ही ज़्यादा खसारे में होता है, लॉस हो जाता है लेंडर को, और बोरोवर तो गेन होता है। इसी तरह बॉन्ड होल्डर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ के बाद में सेपरेट वीडियो पढ़ाऊँगा आपको ये अच्छे से यहाँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, फ्लिप करो हैं, और भी बहुत सारे जैसे मेजर्स चेक इन्फ्लेशन रेट है, स्क्रीनशॉट आप उठा ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।